किशोर उपाध्याय जी के जो प्रोफाइल है उनके बारे में साझा की जाए। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में किशोर उपाध्याय का नाम आता है। किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस के साथ करीब 44 साल की लंबी पारी खेली। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब किशोर उपाध्याय ने बीजेपी के साथ है। किशोर उपाध्याय सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2002 में पहली बार और साल 2007 में दूसरी और 2022 में तीसरी बार टिहरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। किशोर उपाध्याय टिहरी गढ़वाल के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भी भूमिका अहम रही है। तो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं किशोर उपाध्याय जी। मैं चाहूंगी आप मंच पे आ जाइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए किशोर उपाध्याय जी का मंच पर। और यहां से इस मंच को अब आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश त्रिपाठी और विवेक शांडिल्य। मैं चाहूंगी आप दोनों भी मंच पे आइए। तो उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इंडिया डेली के मंच पर। और इंडिया डेली पर लगातार इंडिया मंच पर जो बड़ी हस्ती हैं, जो बड़े राजनेता, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो पहला सवाल मुझे लगता है राकेश सर लेना चाह रहे हैं उपाध्याय जी से। राकेश सर, आपका क्या सवाल है? आपका स्वागत है किशोर जी। क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। ये दशकों पुराना एक नारा है जो आपके प्रदेश से ही निकला था। और चिपको आंदोलन, वनों को बचाने की कोशिश, उसी की परंपरा को आपने भी बहुत बढ़ाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का उत्तराखंड जो राज्य बना हुआ है, इसके पर्यावरण को कैसे संभालने की कोशिश हो रही है और क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं सबसे पहले इंडिया मंच की सारी जो आपकी टीम है, मैं आपको बहुत बहुत अंतर्मन से बधाई देता हूँ कि इंडिया मंच इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में एक प्रतिमान स्थापित करे मीडिया के क्षेत्र में। आज गणेश चतुर्थी भी है, आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत बधाई। और एक सकारात्मक मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया मंच उसको निभाएगा जी। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, पर्यावरण का सवाल है और पर्यावरणीय विषयों के जो सवाल हैं, उत्तराखंड उसमें सबसे आगे रहा है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एक अकेले व्यक्ति ने, विशेश्वर दत्त सकलानी जी ने अपने जीवन काल में 50 लाख वृक्षों का रोपण किया, 50 लाख वृक्ष लगाए। और वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लोग उनको जानते नहीं। यहीं से 1-1.5 घंटे अगर सकलाना आप जाएंगे, और उन्होंने सारे के सारे जो स्थानीय वृक्ष हैं, जिसमें बांज है, बुरांस है, भमोरा नाम ही नहीं सुना होगा लोगों ने कि भमोरा भी कोई वृक्ष यहाँ होता है, उसका क्या महत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसमें कहा कि भाई आप ये बताइए कि एक वृक्ष 1 साल में कितने का योगदान देता है पर्यावरणीय सेवाएं। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि 1 साल में एक वृक्ष, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 75,000 रुपये का पर्यावरणीय प्रतिवर्ष जो है योगदान देता है। तो अगर हम विशेश्वर दत्त जी के योगदान का करें, और यहाँ हमारे सब वरिष्ठ पत्रकार और साथी बैठे हुए हैं, तो 50 लाख को आप न करिए जो है वो 75,000 से 10,000 से ही अगर उसका गुणा भाग कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से आपके कंप्यूटर में तो आएगा ही नहीं, वो आपके मोबाइल में। तो इतना बड़ा योगदान जो है एक साधारण, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। अब जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने,
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, गौरा देवी जी ने, हमारे भट्ट साहब ने एक नई जो है प्रतिपादित किया लोगों के सामने, एक नया मानक रखा चिपको आंदोलन के रूप में। और उनकी प्रतिबद्धता देखिए कि जब सरकार भी और उसके साथ में जो व्यवसायी थे उनके खिलाफ थे, तो वो वृक्षों पर चिपक गए कि भाई कोई बात नहीं, पहले हमें काट लीजिए, उसके बाद जो है बाकी चीज़ों को काटिए। तो उत्तराखंड का तो अपना एक वो अलग कुछ ये था कि पहले हमें काटो फिर वृक्ष काटना, वृक्ष काटो। वृक्ष से चिपक जाना। और सबसे बड़ा जो विषय है, देखिए ये जो इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल तो हो गई, 5 नहीं होगा 3 स्टार होगा, लेकिन जो जीवन के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हमको ऑक्सीजन चाहिए। अगर यहाँ 2-3 मिनट ऑक्सीजन नहीं होगी तो राहुल जी अभी आए हैं, ये तपस्वी पुरुष हैं, हो सकता है 10-5 मिनट जो है सरवाइव कर जाएं। तो मुझ जैसा आदमी तो किशोर है वैसे नाम से, तो मैं तो 2-3 मिनट भी उसमें सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, फिर हमको पानी चाहिए, जल। आपा ददाति जीवनम। मैंने 2 लंबी भूख हड़ताल की, एक बार उत्तराखंड राज्य के लिए और वो भी प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने बैठ गया था मैं 93-94 में। दूसरी भूख हड़ताल यहाँ की तो मैंने सीएम साहब को अल्टीमेटम दे दिया कि अब पानी नहीं पीऊँगा। तो सारे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ऐसा मत करना भाई, 2-3 दिन के बाद कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा, यू मे गेट हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल्योर, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद महत्वपूर्ण है पानी। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड ने गंगा, यमुना, सरयू से लेकर के ऐसी बेटियां दी हैं जो करोड़ों लोगों को जो है पानी के माध्यम से जो है जीवन देने का काम कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ लोगों को। और उसके बाद आपको चाहिए अन्न। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई कितने दिन बिना भोजन के रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैक्सिमम जो अब तक है 90 दिन तक आदमी जिंदा रहा है। लेकिन हम व्रत करते हैं, जैसे कई लोगों का आज गणेश चतुर्थी का व्रत होगा तो शाम आते 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 कुलबुलाने लगती है कितनी जल्दी व्रत खोल दे। तो ये तीनों चीज़ें ये उत्तराखंड देता है, हिमालय देता है, और उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा फोकस है, जैसे मैंने कहा 5 स्टार होटल हो जाए। अब भूख लगेगी तो ये 5 स्टार होटल को थोड़ी खाएंगे, रोटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, या हम मोबाइल ही है तो उसको थोड़ी खाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी चाहिए। तो किशोर जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आपने पॉलिटिक्स के मुकाबले आपने पर्यावरण पर जोर दिया, और अब अपनी सरकार के खिलाफ भी आप, मतलब आप इसमें पीछे नहीं रहते। लेकिन विकास भी तो बड़ी चीज़ है, तो विकास करें और वो पर्यावरण भी बचा रहे, इसके बीच की आपकी सरकारें नहीं हैं कई बार, तो इसके बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला गया आपकी सरकार की तरफ से? नहीं, मैं एक मिनट और ले लूँ आपका। जी जी बिल्कुल। उसके बाद जीवन के लिए ज़रूरी है कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो ये तीनों चीज़ों के बाद फिर उसके बाद कोई बीमार हो जाए तो उसको चिकित्सा चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में नज़र दौड़ाइए कि किसी अस्पताल का नाम ले लीजिए जिसमें मैं बीमार हो जाऊं इस भावना से जा सकूं कि मेरा इलाज ठीक हो जाएगा और मुझे लूटा नहीं जाएगा। और उसके बाद शिक्षा ज़रूरी है। तो मैं इनको पंचतत्व मानता हूँ जो आदमी के जीवन के लिए ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो विकास के बारे में हमको नए तरीके से सोचना चाहिए। मध्य हिमालय के लिए हमारा 100% जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। कितना? 100%। कैसे? मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। अब ये सामने देखिए ना, ये पेड़ है ना, सामने जंगल है, और मैंने कहा कि एक वृक्ष जो है वो 75,000 रुपये का योगदान देता है। और वृक्ष नहीं होगा तो प्राणवायु भी नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, अन्न भी नहीं होगा। तो हमारा तो 72%। मैंने जब मैं मंत्री था और नरेंद्र तिवारी जी के साथ बातचीत हुई इंडस्ट्रियल पैकेज पे, तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि हमको इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं, हमको एनवायरमेंटल पैकेज मांगना चाहिए। तो यहाँ तो 72% हमारा जंगल ही है सारा का सारा। और अगर उसमें आप विकास की नई अवधारणा के अनुसार उसको अगर हम नुकसान पहुँचाएंगे तो हम अपने शरीर पर जो है वो घाव कर रहे हैं। घाव कर रहे हैं। और उसमें विकास के लिए
मैंने अभी कहा ना, मेरे एक दोस्त वन मंत्री थे, तो कुछ बोल रहे थे, तो मैंने एक बार उनको कह दिया, मैंने कहा कुछ मत करो, इतना बड़ा आपका वो है वन विभाग है, भाई अपने पैरों की गिनती कर लो, कम से कम जो है एक सरकार के सामने, बल्कि वैश्विक स्तर पर हिमालय का तो वैश्विक वो है ना, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो मैंने कहा ना कम से कम ये तो पता कर लो हमारे कितने वृक्ष हैं। तो एक डीएफओ साहब परसों एक टिहरी में बैठक थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप आईएफएस हो, ये तो बताओ टिहरी में अब तक कितने वृक्ष हैं पूरे ज़िले में। हमको है ही नहीं, हमारे पास वो इन्वेंट्री नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है। तो वृक्षों की गिनती का कोई डेटा नहीं है। विकास होना चाहिए जी। मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विकास के साथ साथ क्या करेंगे उस विकास का? अगर आदमी नहीं रहेगा, अगर जीवन ही नहीं रहेगा, तो उस विकास को लेकर के करेंगे क्या? जो बेसिक मेरे ख्याल से सवाल है, वो आज के दिन इस पर विचार होना चाहिए। जी, मेरा मानना ये। उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने सर्वाइवल की बात की और आपने पंच तत्व गिनाए। ऑक्सीजन के बगैर 2-3 मिनट का ही सर्वाइवल है। क्या कांग्रेस पार्टी में सर्वाइवल इशू हो गया था? थोड़ा सा पॉलिटिकल है, क्या वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया था, या पानी खत्म हो गया था, या दाना पानी खत्म हो गया, तो आपने दूसरी पार्टी का रुख किया? देखिए, आप अब हिमालय से, पर्यावरण से, संडेली जी आप बिल्कुल ही दूसरी तरफ ले गए। अभी ये ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ सवाल है सर। अभी हिमालय का मैं 1 मिनट उस पर ले लूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, इसका भी आप जवाब आराम दूंगा। से लीजिए सर। मैं जवाब दूंगा। कोई देखिए, अभी जो नई रिपोर्ट्स हैं, और आप चाहें तो उसको उसमें भी देख सकते हैं, गूगल से लेकर के हर जगह उपलब्ध है जी। और अच्छी बात यह है कि अभी जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, खैर उन लोगों ने मुझे बुलाया भी है 10-15 दिन के बाद, अगर मुझे मेरा जाना हुआ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर इसका वैज्ञानिक प्रबंधन आपने हिमालय का नहीं किया जी, तो पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा, ख़त्म हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि अगले 1-2 दशकों के बाद हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं बचेगी। तो अगर एक बूंद बर्फ़ हिमालय पर नहीं बचेगी, तो क्या आप और मैं बच जाएंगे या हमारे बच्चे बच जाएंगे? बिल्कुल, बहुत सबसे गंभीर बड़ी सवाल बात है, ये। बिल्कुल। और उसमें दूसरा पार्ट ये कहता है कि सबसे पहले सिंगापुर जो है 200 मीटर पानी के नीचे होगा। जापान, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं ना अपने को। अमेरिका का अधिकतर भाग, यूके का अधिकतर भाग, जर्मनी का अधिकतर भाग। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो सर्वाइवल की है। सर्वाइवल किया। अब अब हम बारिश उस पर- को ले लीजिए, इस बार जितनी बारिश हुई इस देश में, आप देख लीजिए। उत्तर भारत देख लीजिए, यूपी के नीचे चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, औसत से 26% कम बारिश हुई है। और अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर सामान्य से 16 से 20% ज़्यादा बारिश हुई है। नहीं, उसमें जो आपने एक जो बड़ा सवाल किया कांग्रेस के बारे में, जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड, यहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। संभवतः अगर किशोर उपाध्याय नहीं होता तो यहाँ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना, उत्तराखंड आंदोलन में किशोर उपाध्याय था जिसने उसको इनिशिएट भी करवाया। उस पर कभी अगर आप बात करेंगे, जब मैं इंद्रमणि बडोनी जी को 2 बार अपने बड़े भाई राजेश पायलट जी से मिलवाया, तो उन्होंने कहा कुछ आंदोलन इनसे शुरू करवाओ। जी। और उस समय कांग्रेस को तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, काला बकरा कि जैसे भूत देखता है काले बकरे की तरफ, कब इसकी गर्दन ले काट लूँ मैं, उस तरह से कांग्रेस को देखा जाता था। क्योंकि मुलायम सिंह जी को समर्थन दे रहे थे ना सरकार में। तो मैं तो 13 दिन वहाँ जब भूखहड़ताल पर रहा, जब मुझे नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई नहीं, हम अपना समर्थन इनसे विड्रॉ कर रहे हैं 2 अक्टूबर की घटना के बाद, तब मैं जो है वहाँ भूखहड़ताल से उठा था। तो जब यहाँ अलग राज्य बना, तो उसमें फिर हमने सारी जितने शक्तियाँ थी राज्य आंदोलन की, उन सब लोगों को मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तत्कालीन जो अध्यक्ष बने, अध्यक्ष कोई और बन रहा था, रात में वो डिसीजन चेंज करवा करके लाया। मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो खुद ही कहते हैं सबको जो है। एक बार तो जो नहीं बन पाई थी, उन्हीं के सामने उन्होंने कह दिया कि जिससे किशोर उपाध्याय और इनका आपस में झगड़ा हो जाए। और उसके बाद जितना हमने 24 घंटे, हमारे पास एक मारुति 800 होती थी,
मैं चलाता था, मेरी बगल में अध्यक्ष जी बैठते थे और पूरे प्रदेश का दौरा करके तब कांग्रेस को खड़ा किया। अब वो अलग बात है कि वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई या क्या हो गया, वो जो हमारे वनाधिकारों के विषय हैं, हिमालय के विषय हैं, और मेरे ख्याल से मुझे कहना नहीं चाहिए, जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, शायद किशोर उपाध्याय अकेला आदमी है जो इन विषयों के बारे में कहता है या इनके लिए लड़ता है, तो हो सकता है उनको ठीक न लगा हो। जहाँ मैं आज हूँ, उन लोगों ने कहा कि भाई हम इन विषयों पर जो है आगे इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो मेरे लिए मैं तो ये भी कहा, मैंने कहा भाई आप मत देना मुझे टिकट, लेकिन ये जो हमारे वनाधिकार के विषय हैं, जैसे हमसे गलती हुई 1952 में, ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको तो केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण की परिधि में आना चाहिए था, नहीं आया। अगर मंडल कमीशन हरिद्वार से ऊपर चला जाता थोड़ा, तो वो सारे के सारे हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो है आरक्षण की परिधि में आ जाते, और आरक्षण की परिधि के साथ साथ जो और बाकी लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो सब सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल जाती। उसमें हमसे जो है वो गलती हो गई। अब उन सब चीज़ों को आज के परिवेश में कैसे जो है प्राप्त किया जा सकता है, मेरे ख्याल से उस पर मतलब ये जो फैसला आपका था वो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर ही था, और आपकी पूरी जीवन की लड़ाई ही पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, हिमालय संरक्षण की रही है, और इसलिए ये फैसला लिया आपने। मुख्यतः जो आज भी है, और मैं आपके माध्यम से सब लोगों से निवेदन करूंगा, देखो दो चीज़ें हमारे यहाँ, दो बड़े वो हैं कानून हैं, एक तो फॉरेस्ट एक्ट है और एक हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट में क्या क्या कि उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब उस पर बहस हो रही होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसके अगर आप प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो दलित वर्ग है उस समय उनके लिए जो है वो अलग शब्द यूज होता था, वो आज असंवैधानिक है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये है कि जो गिरिजन है, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो दलित वर्ग के समान ही जो है कमज़ोर हैं, तो जो हम उनको सुविधाएं दे रही हैं वही हमको गिरिजनों को, पहाड़ पर रहने वालों को देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, उसमें हम छूट गए। बाकी लोगों ने जो है वो अपने अधिकार ले लिए, जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है या इस देश के उस तरह के भाग हैं, हम नहीं ले पाए उसको। दूसरा क्या है कि जब फॉरेस्ट एक्ट बना, ये लागू हुआ 1980 के आसपास, तो उससे पहले तो ये सारे जंगल हमारे थे। आपने हमको उन जंगलों से बाहर निकाल दिया, और ये हमारा सौभाग्य है, टिहरी जिस उत्तरकाशी की धरती ने गंगा यमुना माँ को पैदा करने का काम किया, सबसे पहले वनवासियों का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो तिलारी आंदोलन है, जिसमें कि आज तक पता नहीं है कि कितने लोगों की शहादत हुई है। तो फॉरेस्ट एक्ट में आपने सब चीज़ों के लिए, पेड़ों के लिए सब चीज़ की व्यवस्था की, लेकिन उन पर आधारित जो समुदाय थे उनके लिए आपने उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। सबसे बड़ा लकुना ये है। आज भी हमारे यहाँ हर हफ्ते खबर आ जाती है, किसी बेटी को, किसी माँ को, किसी भाई को जो है वो बाघ ने खा लिया, या बंदर इतना नुकसान कर रहे हैं, जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं। हमने जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया, तो उसमें जो मानव है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी। मान लीजिए कोई चिड़िया ही पकड़ता होगा और उसका व्यवसाय ख़त्म हो गया, तो उसके लिए तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। मैं कोई इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप बाघ की खाल बेचिए, उसके दांत बेचिए, लेकिन जो उस समय वो व्यवसाय कर रहे होंगे उनका व्यवसाय आपने छीन लिया और उसमें उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी। तो एक मानवीय जो चेहरा इन एक्ट्स का होना चाहिए था वो उसमें है नहीं। किशोर जी, एक सवाल इसमें उभरता है, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और पर्यावरण के लिए आपने बहुत काम किया है, सड़क पर आप उतरे हैं और आपने कभी चिंता नहीं की कि मैं किस पार्टी में हूँ या नहीं हूँ। आखिर ये प्रोसेस क्या है कि जो हो नहीं पाता? पर्यावरण के लिए वन बचाने हैं, जंगल बचाने हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टियों की भी सरकार रही है, जंगल क्यों नहीं बचाए जाते? जबकि मैं ये देखता हूँ कि अंग्रेज़ों का जो पहला फॉरेस्ट एक्ट था उसमें वो उनका मकसद था रेवेन्यू कमाना हमारे फॉरेस्ट से, काट के ये करके वो करके। उसके बाद 52 में जो एक्ट बना उसमें फिर ये हुआ कि कैसे जंगलों को बचाना है, क्योंकि हमारी इकोलॉजी, हमारा ये सब ठीक करना है। अब अपनी सरकारें हैं तो पर्यावरण ही तो पर्यटन है, पर्यावरण अगर है तभी तो उत्तराखंड में पर्यटन है। तो अगर पर्यटन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। तो उस आखिर ऐसा क्या है कि जो हम नहीं बचा पा रहे उसको? कि जो पर्यटन है, मेरा मानना यह है कि पर्यटन निर्भर करता है पहाड़ पर और पानी पर। जी।
भाई जितने भी अधिकतर लोग जाते हैं, हमको सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, जबकि हमारे यहाँ तो चोपता से लेकर के उससे अच्छी बहुत खूबसूरत जगह हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई हमको स्विट्ज़रलैंड जाना है, या कोई कहता है हमको सिंगापुर जाना है। स्विट्ज़रलैंड जाना है तो वहाँ पहाड़ है ना, और यहाँ भी जो है अगर सिंगापुर या आसपास कहीं जाना है तो वहाँ पानी है। तो इन दोनों पर ही मेरा मानना ये है कि पर्यटन निर्भर करता है। भले पर्यटन इंडस्ट्री उस पर विचार करती है कि नहीं करती है, ये आपके इंडिया मंच के माध्यम से हो सकता है, उस पर नई तरीके से वो लोग विचार करें। जो आप पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं, जब तक मेरा उसमें स्टेक नहीं होगा ना, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये मेरी चीज़ है। हम बचपन में जब गांव में थे तो थोड़ा भी कहीं आग अगर लग गई तो पूरे के पूरे गांव इकट्ठे होकर के उस जंगल को बचाने के लिए निकल पड़ते थे। अब हमारी एक नई मानसिकता हो गई कि हर काम सरकार करेगी। गांव में अगर मान लीजिए नल का ख़राब है, पानी हमने पीना है और उसकी टोंटी भी ख़राब हो गई, तो हम सरकार पर देखेंगे कि साहब जो है वो सरकार उस नलके को ठीक करे, क्योंकि हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना, हमको उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं बहुत से गांव आपको बता दूंगा, टिहरी में बता दूंगा, जिन्होंने बहुत ही विशाल हमारे जो बांज के जंगल हैं, वो आप चले जाइए, यहाँ करास चले जाइए, रौड़धार के पास में चले जाइए। अभी वो पेटव का जंगल जो है वो इस समय आग लग गई। लोगों ने खुद अपने जंगलों को बचाने का काम किया, और जब आपने उनसे उनके जंगल जो है वो छीन लिए तो उसके बाद जो है वो किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो हमको नए तरीके से, मेरे ख्याल से अगर सर्वाइव करना है तो हमको ग्रामीण समाज को उससे जोड़ना पड़ेगा, उसका लाभ उसको मिल सके। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई न दो तुम 75,000 रुपये, 10,000 रुपये एक वृक्ष का दे दो, तो हमारा कोई बच्चा क्यों जाएगा बाहर जो है वो करने के लिए, नौकरी करने के लिए, दिल्ली पलायन के लिए। तो मेरे ख्याल से नए तरीके से उस पर विचार करने की आवश्यकता है, मेरा मानना ये। मुझे यकीन है पूरा कि आप अपनी सरकार पर पूरा दबाव डालते होंगे। जब आप दूसरी पार्टी में थे तब भी और इस सरकार में भी होता क्यों नहीं है कुछ ज़मीन? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि जो मैं मानता हूँ, लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी को, हमने विधायक बना दिया, हमने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या एमपी बना दिया, तो हम अपनी जो हमारा कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। अब किसी विधायक में, किसी सांसद में कोई हनुमान जी जैसी शक्ति तो है नहीं। आप सहभागिता की बात कर रहे हैं? अगर उसमें जन समर्थन नहीं है, सहभागिता, मैंने कहा ना कि मैं कुछ इश्यूज़ को लेकर के 2010 में जब भूख हड़ताल पर बैठा, और यहाँ विधानसभा में तो खैर मेरा कुर्ता उर्ता फाड़ा गया, उसमें लोगों को घसीटा गया, वो अलग विषय है। मैं चंबा में बैठा, मैं भूखा मर रहा हूँ, लेकिन आसपास वहाँ से यूनिवर्सिटी चली गई, जिसको मैं तिवारी जी के हाथ से झगड़े करके ले गया था वहाँ। वो उसकी जो है औद्यानिकी और वानिकी की 6 महीने यूनिवर्सिटी चली, और उसके बाद एक साहब उसको दूसरी जगह ले गए। तो मैं वहाँ बैठा, चंबा में भूख हड़ताल पर बैठा, और ये समझिए कि जहाँ सब लोगों को इकट्ठा होकर के उस यूनिवर्सिटी को बचाना था, लोग आगे नहीं आए। तो अगर जन समर्थन नहीं होगा तो फिर उस तरह से काम नहीं हो सकता है। लेकिन जन समर्थन भी जुटाना तो आप ही लोगों का। नहीं, हमारा काम है, लेकिन ऐसा है ना कि हर आदमी अन्न खाता है, वो समझता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या लाभप्रद है। अब हम, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब संविधान लागू हुआ, हम क्यों नहीं पर्वतीय क्षेत्र में आरक्षण ले पाए, चक्राता की तरह जो है। तो गलतियाँ होती हैं ना। अब जैसे अभी राजधानी का हमारा मसला है, जैसे नई टिहरी शहर बना दिया, पौड़ी बना दिया। अब इस तरह से जो है, आज मुझे सबसे बड़ी परेशानी टिहरी में होती है, वहाँ पानी पीने के लिए जो है वो दूध से महंगा प्रति लीटर पड़ रहा है। तो अब इस तरह के निर्णय हो जाते हैं कई जो है। लेकिन हमको समय रहते, मेरे ख्याल से मेरा निवेदन तो ये है, इन विषयों पर दोबारा विचार करना चाहिए। हिमालय और गंगा, माँ गंगा जो है भारत को एक तो सोने की चिड़िया बना सकती है, और दूसरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनेगा, तो हिमालय भारत को जो है ना विश्व गुरु बना सकता है। और मुझे भरोसा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसमें जो है जी एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएंगे।
किशोर जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप जिस जंगल, जमीन और जल की बात कह रहे हैं, यूसीसी लागू हो गया, पहला राज्य बना उत्तराखंड, और जब यह कानून लागू हुआ तो आपको नहीं लगता कि इसके जद में वो लोग भी आएंगे जिनको एक तरह से हम लोग आदिवासी कहते हैं, जिनको हम लोग मतलब जंगलों पर आधारित लोग जो हैं वो भी इस कानून के दायरे में आएंगे, और फिर वो उसका विरोध भी कर रहे हैं, फिर इसका सामंजस्य कैसे होगा स्टेट में? इसमें सबसे बड़ा वो संवाद सबसे बड़ी वो है। हम आपस में संवाद करें। हमको अगर ये लगता है कि सरकार ने कहीं कुछ गलत कानून बना दिया है, जिन लोग उससे प्रभावित हैं, सरकार के साथ संवाद करें, हम उसका समाधान निकालेंगे। आपको लगता है कि इसमें सामंजस्य की जरूरत है? आपने एक सवाल उठाया ना यूसीसी का, मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसकी शुरुआत, हम दूसरे राज्य हैं जो उन्होंने की है, तो अगर किसी को उसमें किसी तरह की भी उनको लगता है कि हमारे ऊपर इससे कुछ जो है इस तरह से हमारे हितों के खिलाफ है, तो उसमें तो सरकार तो होती है सबके हित के लिए, तो बातचीत की जा सकती है। लेकिन विरोध की स्वर जो है वहीं से उठ रही थी जब ये कानून ड्राफ्ट हो रहा था। वो कहीं से भी विरोध के स्वर उठे, मेरा मानना ये है कि अगर आपस में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो उन सारी उसका समाधान हो सकता है, जितने भी हमारे सामने चुनौतियाँ। किशोर जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने हिमालय की बात की, इसमें दो सवाल इंक्लूड करूँ मैं। एक तो पहले कि आपने साल 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ, 24 साल का ये सफ़र, 24 साल में उत्तराखंड को सजाने, संवारने और संरक्षित करने में कितनी कामयाबी मिली? दूसरा, आपने हिमालय को लेकर सवाल पूछा, इसका तो वैश्विक इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड इम्पोर्टेंस है। क्या उत्तराखंड सरकार अकेले दम पर हिमालय संरक्षण जैसा, उसका नाम ही हिमालय है, हिमालय संरक्षण जैसा बड़ा काम इनिशिएट कर सकती है या फिर उसको पूरा कर सकती है, जब तक कि इसमें दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ शामिल नहीं हुई? क्योंकि एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ भी बहुत बड़ा मैटर है। नहीं, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, जब मैंने कहा कि भाई मैं ठीक ठाक था कांग्रेस में उस समय, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और हमारा एक तिरुपति अधिवेशन हुआ था। अगर आपको उसकी आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो उसमें मैंने ये दोनों सवाल रखे थे, हिमालय का भी और गंगा का भी सवाल रखा था। उसकी प्रोसीडिंग्स अगर आप देखेंगे तो मुझे जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और डांटा कि हमारी पार्टी का तो ये एजेंडा है नहीं छोटे राज्य, मैंने कहा हमको जो उत्तराखंड चाहिए वो अपने लिए नहीं चाहिए। देखिए, हमारा एक जो मानसिकता है वो राष्ट्रीय मानसिकता है उत्तराखंड के लोगों। हम अपने बारे में बाद में सोचते हैं, देश और दुनिया के बारे में पहले सोचते हैं। मैंने कहा जब आप दिल्ली आए थे 72 में, तो उस समय जो यमुना का जो स्वरूप था, क्या वो स्वरूप है आज? और मैं एग्जैक्ट आपको शब्द बता रहा हूँ। तो मैंने कहा आपके दोस्त ने अभी औरंगजेब रोड पे 30 करोड़ रुपए में, अब आप ये लगाइए कि उस समय 93, 94, 30 करोड़ रुपए और आज के 30 करोड़ रुपए कितने होंगे। तो मैंने कहा एक फ्लैट लिया है। बोले तुम मुझ पर आरोप लगा रहे, मेरा दोस्त कौन है? मैंने कहा वो है ना फलाने वाले, आपके दोस्त हैं। तो मैंने कहा अगर वहाँ पानी ना हो, आज जो अधिकतर बहुत से गांव खाली हो रहे हैं, और राजस्थान में तो बहुत से गांव हैं जो खाली हो गए, जहाँ भी गांव बसे वो सब पानी की वजह से बसे ना, नहीं तो पहाड़ पर कौन बसेगा। तो मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि हमको हिमालय से, गंगा से तो हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, जिनको फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा ये दिल्ली जिंदा रहे, इसलिए मैंने कहा हम अलग राज्य चाहते हैं, उसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन हो सके, इसलिए अलग राज्य मांग रहे हैं। अब जहाँ तक हिमालय का सवाल है, हिमालय बचेगा तो दुनिया बच जाएगी, नहीं बचेगा तो दुनिया ख़त्म है। तो ये तो उस समय भी जब मैंने और हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक गए, तो हमारी सोच ये थी कि पहले हमको हिमालयी राज्यों को इकट्ठा करना चाहिए। उसमें धूमल साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फिर हिमालयी राज्यों की बैठक बुलाई। और दूसरा हम लोग गए थे कि भाई जिनको फ़ायदा होता है, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं है, पानी सब नीचे जा रहा है। तो उसमें जो राज्य थे जैसे पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, उनके साथ बातचीत करने का हम लोगों ने कोशिश की थी। और तीसरा हमारा था कि जो हिमालयी राष्ट्र हैं, आज अगर हम इस इनिशिएटिव को नहीं लेंगे तो कोई भी ले लेगा, दूसरा राष्ट्र ले लेगा।
इसलिए भारत को बहुत ज़रूरी है कि हिमालय के बारे में इनिशिएटिव ले। मतलब जैसे जैसे G20 है, जैसे बाकी संगठन है, वैसे हिमालय के लिए भारत के नेतृत्व में एक संगठन होना चाहिए। हाँ, एक संगठन होना चाहिए जिसमें हिमालयी राष्ट्र हों, और उसके साथ में हिमालय का क्या, अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो क्या नेगेटिव असर पूरे विश्व पर होंगे, उन सब लोगों को इकट्ठा करिए। और हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। मान लीजिए सिंगापुर की बात है, वो डूब रहा है, तो उसको कहो भाई अपने को बचाने के लिए तुम कुछ करो, सहयोग कर सकते हो करो, नहीं करते हो तो डूबो। तो आपको इतने अल्टीमेटली तो संसाधन है ना जी। इंडिया दिल्ली भी तो तभी चलेगा जब जो है संसाधन होंगे। तो संसाधन होंगे तो जो है हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे, हिमालय और माँ गंगा बने देंगे आप। सर कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं? जी, मैं विजेंद्र रावत हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। उपाध्याय जी, आपसे एक सवाल है। आप भी फाउंडर लोगों में से हो जिन्होंने कहा था मंडवा झंगोरा खाएंगे, राज्य बनाएंगे। राज्य बन गया, अपने लोग चुन के विधानसभाओं में आ गए, आप जैसे लोग। और इन 24 सालों में आंकड़े बताते हैं लगातार पहाड़ों से पलायन बढ़ा है। हमारा जो राज्य है वो 10 जिले पहाड़ के, 3 जिले सिर्फ मैदानी है। 10 जिलों से पलायन तेज़ी से बढ़ा है। इसकी एक वानगी मैं आपको बता दूं, आप प्रतिनिधि हो, विधानसभा में पहाड़ से चुन के आए हो। जो पलायन आयोग बना वो पौड़ी में ऑफिस था, सबसे पहले वो आके देहरादून में आ गया। पलायन आयोग का पलायन हुआ। दूसरा बड़ा झटका लगा मैं, जब पिछले समय विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में होना था, तब विधायकों ने एक मेमोरेंडम दिया, साहब बहुत ठंड है, और वो कैंसिल करना पड़ा। वो उम्मीद करते हैं कि आपके उसमें साइन नहीं होंगे। ये राज्य कहाँ जा रहा, हमारे प्रतिनिधि कैसे चलेगा ये? तो ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सारांश में मैं इनका सवाल ये है कि जो राज्य पर्यावरण की वजह से पर्यटन की ओर बढ़ रहा था, बढ़ना चाहिए था, वो पलायन की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए, पलायन 2 तरह का होता है। एक तो है खुशी का पलायन। अगर आपके पास उस तरह की मैन पावर है जो कि वैश्विक स्तर पर बड़ा नाम कमा सकती है, तो एक तो वो लोग जाते हैं, और दूसरा होता है मजबूरी का, कि जो गांव में हमारे बच्चे हैं उनके लिए कोई काम धंधा है नहीं, तो वो दिल्ली से लेकर के जगह जगह जो है शहरों में जाते हैं। जो उत्तराखंड में जो राज्य के लिए जो आंदोलन और जो भी बातें हुई कि भाई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी किसी काम नहीं, हमारे काम नहीं आती है, तो मैंने पानी की तो अभी बात ही नहीं की। पानी का तो ये है कि मैं 3 बार कोशिश की कि एनडीसी में हम जो हमारा पानी है उसको, जैसे आप पेट्रोल का बाकी चीज़ों का वो देते हो, कर देते हो, उस तरह से जो है वो हमको मिलना चाहिए, पानी का रेवेन्यू मिलना चाहिए। हाँ, मैंने तो 3 बार कोशिश की एनडीसी में लाने की। और 91-92 में जब मैं पूरे प्लानिंग कमीशन को लाया था, प्रणब मुखर्जी जी तब जो है वो वाइस चेयरमैन थे, ये विजेंद्र रावत जी यहाँ बैठे हुए, ये तब हिंदुस्तान अखबार में बड़े पत्रकार थे वहाँ। तो मैं टिहरी और उत्तरकाशी उनको ले गया था। तो मैं प्रणब मुखर्जी जी से मिलने गया, मैंने कहा मैं गंगोत्री जा रहा हूँ, कितना टाइम है आप देख लेना, मुझे कोई वो नहीं। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आपको बता देता हूँ। के हिसाब से। तो उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ा पूजा के लिए गंगा जल ले आना। मैंने कहा दादा वहाँ गंगा जल है ही नहीं, लाऊं कहाँ से तुम्हारे लिए? बोले यार मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अपना जो आपका एडवाइज़र है उसको बुलाओ और उससे पूछो। तो नवला वाला साहब बाद में यूपीएससी के चेयरमैन बने, तो उनको बुलाया, बोले नहीं सारी नदियों में पानी ख़त्म हो रहा है, गंगा की तो और भी बुरी हालत है, गंगा और यमुना की, तो इसलिए जो है उस पर कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर पूरे प्लानिंग कमीशन को लाए, उसमें ये किया कि भाई यहाँ उत्तरकाशी और टिहरी को, आज सबसे बड़ी हिमालय की सबसे बड़ी जो परेशानी है, आपका कोई मॉड्यूल ही नहीं है डेवलपमेंट का। क्या मॉड्यूल है हमारे पास हिमालय के, मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट के लिए, जिसके इंच पर जो है वो अलग से जो है व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। उसको लाए, उसमें बातचीत हुई, सब हो गया। उसमें बहुत से रिकमेंडेशंस थे, उसी में लिखा गया था कि पहला विश्व युद्ध जो है वो अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। तो मैंने देखा कि एक दिन अटल जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो सब ने सुना। मैंने नवला वाला साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब वो आज पीएम साहब बोल रहे हैं। बोले भाई बहुगुणा जी तुम हम इतना चिल्लाते रहे, कौन सुन रहा है? गीता है ना, गीता में लिखा कि भगवानो वाच, कि भगवान ने कहा है, ये तो नहीं लिखा किशोर उपाध्याय वाच, नहीं तो कौन उसको पढ़ेगा? तो जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व होगा उतना जो है असर होता है।
अब आप मैं कह रहा हूँ कि जो ये पानी की बोतल रखी हुई है कितने की है, ये देखिए तो हयात सेंट्रिक की, ये मेरे ख्याल से 200 रुपये से कम की तो नहीं होगी। 200 रुपये पूछ लो आप, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगी, 500-100 रुपये की होगी। अब टेरी बांध जो है, टेरी बांध से दिल्ली के आधे से ज़्यादा जनसंख्या को पानी जाता है और 135 लीटर, और उसमें भी जो है डिस्पैरिटी है। क्या है कि आप मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र को देते हो 60-65 लीटर प्रति व्यक्ति, शहरों को आप देते हो 135 से 40। भाई इस तरह की डिस्पैरिटी क्यों है उसमें? अब 135 लीटर एक व्यक्ति को रोज़ जो है मेरा टेरी बांध का पानी जा रहा है, ठीक है। अब आज जनसंख्या लगा लो दिल्ली की, मान लीजिए 2 करोड़ भी होगी तो 1 करोड़ लगा लो, तो 1 करोड़ से 135 को गुणा करो, फिर उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप ये 500 रुपये मत दो, मुझे 5 ही रुपये दे दो। तो जब नरसिम्हा राव जी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा, तो मैंने कहा 52 से लेकर के अब तक जो आपने वाटर टैक्स लिया है गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक, उसका 2% दे दो। तो मैंने कहा हम दिल्ली की सरकार को भी चला लेंगे, हमारा इतना बड़ा योगदान है, वो बताने की ज़रूरत है लोगों को कि हमको ऐसे मत समझो कि पहाड़ी ऐसे है, हम तुमको जिंदा रख रहे हैं, वो वाली भावना हम पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है। वाटर पर रेवेन्यू, आपको किरण कुछ सवाल लेना चाह रही हैं? सर मेरा नाम किरण है। एक बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि जहाँ तक यहाँ पर पलायन की बात हुई, सर ने कहा पर्यावरण को भी बचाना है, तो उत्तराखंड सरकार के सामने 2 तरह की चुनौतियाँ कि पलायन को भी रोकना है, पर्यावरण को भी बचाना है। सूर्यकांत जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, इससे पहले मंच पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 बार कांग्रेस बीजेपी की तरफ से सबमिट हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडस्ट्री को अगर हम स्थापित करते हैं, इंडस्ट्री को रखते हैं, तो पर्यावरण कैसे बचाएंगे, पलायन हम रोक सकेंगे। तो इसको लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है, इसको लेकर के क्या योजना है सरकार की? नहीं, मैं तो उसी पर काम कर रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, बल्कि अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और मैंने आपको कहा नहीं कि हमारा तो 100% इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। उसका लाभ अगर आप नहीं देंगे, अगर एक वृक्ष जो है 75,000 रुपये का योगदान दे रहा है, आप हमको 10,000 रुपये भी नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली तो संसाधन है ना। या जो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, आप उसी का पैसा जो है हमको दे दीजिए, तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने गाँवों में थोड़ा सा हम अगर ये चकबंदी वगैरह कर लें, और जो हमारा पर्यटन का जो है सबसे बड़ी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उसको थोड़ा सा हर जगह हर गांव में बता देंगे भाई हमारे यहाँ सबसे अच्छा जंगल है, हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो स्पेशली जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में सबसे अच्छे लोग हैं हमारे पास, तो मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा कोई जो है वो बेरोज़गार नहीं रह सकता है। बहुत से लोगों ने किया है, नहीं मसूरी के आसपास आप देख लो, उन लोगों ने अपना जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अब वो विदेश से और जगह जगह से नौकरी छोड़ करके आए। ये कोई बड़ा पलायन वाला मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है, अगर हम ढंग से उस पर उसकी रूपरेखा और उसका जो है अपने जो हमारा इको फ्रेंडली इंडस्ट्री क्या संभव है, जो बात अभी सूर्यकांत जी करके गए कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, तो वो सुझाव दे दें कि भाई फलानी इंडस्ट्री आ सकती है। तो मैं सरकार की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सारा फैसिलिटेशंस किशोर उपाध्याय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, लेकिन खाली बोलने से नहीं होगा ना। आप बताइए कौन कौन सा क्या लगना है, हम जो है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जी किशोर जी, इंडिया डेली के मंच पर आए, इंडिया मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सैंडविच जैसा फील नहीं कर रहे होंगे 2 पत्रकारों के बीच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विज़न काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली वो वाला विज़न कि हिमालय को लेकर एक ग्लोबली एक संगठन होना चाहिए जो हिमालय बचाने की दिशा में काम करे, और भारत इसमें लीड ले सकता है। जैसे भारत ने योग का प्रचार प्रसार दुनिया में किया, भारत ने बाकी चीज़ों को दुनिया में आगे बढ़ाया, इसी तरह से भारत एक ऐसा संगठन बनाया जो हिमालय को बचाने की दिशा में ग्लोबली काम कर सके। किशोर जी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाए किशोर जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी आदरणीय विधायक जी आप मंच पे यहाँ पर मौजूद रहिएगा, आपसे अनुरोध है मेरा, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंडिया डेली के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल बंगला जी को। आप मंच पे आ जाइए और मंच पर आकर विधायक जी को, किशोर उपाध्याय जी को सम्मानित करके मंच का मान बढ़ाइए। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों का जवाब यहाँ पे दिया है। उत्तराखंड को आपने किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखा है, क्या और योजनाएं लागू होनी चाहिए, भौगोलिक के
तरीके से हम बात करें तो क्या क्या चुनौतियां हैं, आपने सभी बातों का यहाँ पे जिक्र किया। आज हम सब क्योंकि उत्तराखंड में मौजूद है, प्रकृति की असीम सुंदरता के बीच आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और इसी बीच तीखे सवाल भी आज यहाँ पर हो रहे हैं।